सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। आज हम कुछ देशों के बारे में जानेंगे, सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कंडीशंस हो जाती है कि हमें साझेदारी करनी पड़ती है। चलिए टू द पॉइंट्स हैं सभी, चलिए टू द पॉइंट्स और ऑप्शन रहेंगे। प्लीज़ मेरे साथ कुछ देर बने रहें आप। पॉइंट्स टू द पॉइंट देखिए, जो बेल्जियम देश की जो कुल आबादी थी वो 59% थी, जिसका जो हिस्सा था वो फ्लेमिश इलाके में रहता था और वहाँ के लोग डच बोलते थे। पहले क्या था कि बेल्जियम देश था, उसकी कुल आबादी का 59% जो हिस्सा था वो फ्लेमिश इलाके में था और वो वहाँ के लोग डच बोलते थे। चीन में भी कुछ ऐसा ही है, बहुत से देशों में ऐसा ही है कि एक ज़्यादा हिस्सा कुछ इलाकों में आता है और वहाँ की जो भाषा होती है वो सभी लोग बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका में सिन्हलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। जो श्रीलंका में जो सिन्हलियों की जो संख्या है कुल जनसंख्या का 74% सबसे ज़्यादा है सिन्हलियाँ। और श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो भैया अगर पूछा जाए श्रीलंका की राजभाषा क्या है, 1956 में कानून बना था, सिन्हली वहाँ की राजभाषा है। और सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था और सिन्हली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यता के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा था। सीधी सी बात है यार, अगर ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा लोग एक की भाषा बोलते हैं, ज़्यादा वर्चस्व है एक समुदाय का, तो वही उसी समुदाय का कोई व्यक्ति चाहेगा शासन प्रभुत्व जमाना अपना। 1956 में कानून बनाया गया जिससे सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया। और बेल्जियम ने क्या किया, एक समझदारी का परिचय दिया था। उसने अपने संविधान में संशोधन करके एक ऐसा प्रावधान किया कि किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। वेरी गुड, हमने भी ऐसे ही एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे यहाँ कोई बेगानापन नहीं है हमारे देश में, देश हमारा कौन सा भैया भारत है। और बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने भी यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बनाया, किसको आदर्श माना था, तो भैया बेल्जियम मॉडल था। और शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा 36 बंटवारा कहलाता है। अगर देखते दोस्तों, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर वितरण आपसे पूछा जाए, ऊर्ध्वाधर, तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच। और क्षैतिज वितरण बोला जाए आपसे, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा है वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है दोस्तों, और किसी का नहीं, सिन्हली का है। और बेल्जियम किन देशों से लगती है, ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें मैप देखना चाहिए था, लेकिन हम प्लीज़ एक बार मैप देखिए ले जाने के बाद। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग बेल्जियम की है। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए भैया, 4 बार किए गए। बेल्जियम की जनसंख्या, एक और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। किस जातीय समूह में सबसे अधिक आबादी है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिश, बेल्जियम में फ्लेमिश और श्रीलंका में सिन्हली। बहुसंख्यक सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ, श्रीलंका में हो चुका है। और सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या, क्षैतिज वितरण पूछा दोस्तों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में सत्ता का वितरण, वो क्षैतिज वितरण है। और उच्चतर निम्नतर कौन सा स्तर है, वो आपका ऊर्ध्वाधर। देखिए आप दिखा है, लाइन देख रहे हैं आप, वेरी गुड। ले आगे देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ब्रुसेल्स में। और कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, फ्रांसीसी भाषा। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने, 1%, ज़्यादा जर्मन के लोग नहीं है। कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका राजभाषा क्या, सिन्हली बार आ रहा है। बेल्जियम में समुदाय सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, 40। 1970-93 के बीच बेल्जियम में संशोधन कितनी बार हुए, 4 बार। श्रीलंका में सिन्हली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया, बहुसंख्यकवाद सरकार। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है, डच। श्रीलंका में सिन्हली। बेल्जियम में 2 भाषाएं बताइए, डच और फ्रेंच। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है, बेल्जियम में फ्रेंच। बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा, श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक है, संघर्ष को रोकने में।
बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भाषा के आधार पर होता है, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग। श्रीलंका में सिनेली भाषा वाले लोगों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। सत्ता के साझेदारी, क्षेत्रीय वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण आपके सामने है। बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? बहुसंख्यक डच की अवहेलना की गई, अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर समृद्ध थे वो, आर्थिक विकास शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहा और राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। दोस्तों, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस प्रकार सामाजिक तनाव कुछ पैदा हुए, जन्म दिया? सिनेलू बहुसंख्यकवाद के तहत जो सिनेली थे बौद्ध धर्म के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिनेलों का एकाधिकार था। सिनेली के एकमात्र राजभाषा का दर्जा मिला। तमिलों के हितों को दरकिनार किया गया और तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तर्क दीजिए, क्यों सत्ता की साझेदारी आवश्यक? आज का चैप्टर यही है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है, राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार करते हैं? यह विविध सामाजिक समूह जैसे भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं में को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नौकरियाँ बनाकर। श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिनेली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान किए। सिनेली को राजकीय भाषा घोषित किया गया, शिक्षण संस्थाओं सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे दी गई, राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार मिला और बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता थी। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण आप देख ही चुके हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं। वही आ गया। बेल्जियम में आइए, सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या हुई। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपा गया। केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। सामुदायिक सरकार का गठन हुआ और क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को सक्रिय होना। हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य करना, अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना और जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तमिल भाषा की क्या मांगे थी? तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। बना चुके थे सिनेली को, लेकिन सेकंड भाषा बना सकते थे, नहीं तो नॉर्मल सभी को समान दर्जा देना चाहिए था। क्षेत्रीय सहायता दी जाए, अन्य जातीय समूहों के समान शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा दी जाए और 1980 के दशक में तमिल सरकार बनाने की मांग की गई। दोस्तों, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक? 3 कारण बता ही चुके हैं। बस एक ये छोटा सा चैप्टर है ये, आप इसके द्वारा जान रहे हैं कि असंतोष क्यों पैदा होता है। 2 देशों को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सभी वर्गों को सत्ता में साझेदारी देनी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी होती है और सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी होती है और राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, सामाजिक आंदोलन द्वारा होती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। 2-4 क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, युक्ति परक नैतिक तर्क में क्या अंतर है? लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला वो मुक्ति परक तर्क है। लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाते वो युक्ति परक तर्क है। और नैतिक तर्क सत्ता के उचित बंटवारे का चिंतन है और दोनों तर्कों के द्वारा आपसी टकराव को टाला जा सकता है। अब कोई व्यक्ति है तो अपने अधिकारों को किस प्रकार संघर्ष करेगा? तमिल नहीं, कोई भी होगा तो वो इसी प्रकार करेगा। तमिल का एग्जाम्पल है, देखिए, तो उनके द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाई गई, बराबरी की मांग की गई और स्वतंत्र तमिल ईलम की मांग की गई और हिंसा का भी सहारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज का मेन टॉपिक यही था और सभी क्वेश्चन बार बार बंटवारे रिपीट हो रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं।
आप समझ गए होंगे। और इसी के द्वारा मैंने 2 देशों का सहारा लिया है, आपको समझाया कि हमें सत्ता की साझेदारी कैसे करनी चाहिए और सभी को समान दर्जा हक प्रदान करना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।